मैं नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए भाग प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि पेपर फर्स्ट समाजशास्त्र के सिद्धांत, उसका टॉपिक सामाजिक नियंत्रण भाग फर्स्ट। आज हम लोग सामाजिक नियंत्रण के बारे में विशेष चर्चा करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि सामाजिक नियंत्रण क्या है, उसका समाज में क्या महत्व है, या औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से समाज में सामाजिक नियंत्रण कैसे कार्य करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि जो सामाजिक नियंत्रण की जो अवधारणाएं हैं, जो कंसेप्ट है, वो कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ये उतना ही पुराना कंसेप्ट है जितना कि सामाजिक व्यवस्था और समाजीकरण की अवधारणाएं हैं। कहने का तात्पर्य है कि समाज, जब से समाज का अस्तित्व है तभी से सामाजिक नियंत्रण का भी किसी न किसी रूप में अस्तित्व पाया जाता है। और जो समाज व्यवस्था है, हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उसके बने रहने के लिए एवं सुचारू रूप से कार्य करने के लिए और समाज के प्रत्येक सदस्य से अपेक्षित व्यवहार करने के लिए उन्हें जो समाजीकरण के द्वारा जो चीज़ें सिखाई जाती है या उनका जो समाजीकरण किया जाता है, वो सब समाजीकरण भी सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। समाजीकरण के द्वारा भी किसी भी बच्चे को, जब बालक जन्म लेता है तब से लेके जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे, तब तक उसको जो भी चीज़ें सिखाई जाती है वो समाज के आदर्श नियमों और क्या सकारात्मक है क्या नकारात्मक है, उन सभी का ज्ञान उनको सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही होता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। जब बालक 1 या 2 वर्ष का होता है तो इस आयु में जब माता पिता द्वारा उसे नई चीज़ों का ज्ञान दिया जाता है, उन्हें नई नई चीज़ें सिखाई जाती है, संस्कृति का ज्ञान दिया जाता है, या जो सामाजिक आदर्श है, सामूहिक आदर्श है, उनके बारे में बताया जाता है, तो कहा जाता है कि एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कि हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ये भी सामाजिक नियंत्रण का एक रूप है। या सच नहीं बोलोगे तो इसका दंड आपको मिलेगा। कहने का तात्पर्य है सामाजिक नियंत्रण बच्चे के जन्म के प्रारंभ से ही समाज द्वारा उस पर किया जाता है। और जब भी कोई व्यक्ति अपेक्षित व्यवहार की तुलना में वास्तविक व्यवहार से अलग हटकर कार्य करता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो सामाजिक व्यवस्था है उसका संतुलन बिगड़ने लगता है। और जब समाज में अव्यवस्था पैदा होती है, अव्यवस्था बनती है, तो समाज असंतुलित हो जाता है। तो समाज की व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए या समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण अत्यंत आवश्यक होता है। कहने का तात्पर्य है कि अपेक्षित व्यवहार और वास्तविक व्यवहार में कम से कम अंतर हो, कि जो व्यक्ति के द्वारा समाज में रहकर जो व्यवहार किया जाता है और समाज के द्वारा जो व्यक्ति से अपेक्षित व्यवहार है, कि जिस व्यवहार की अपेक्षा समाज द्वारा व्यक्ति से की जाती है, उन दोनों के अंदर अंतर को कम करने का कार्य सामाजिक नियंत्रण करता है। क्योंकि नियंत्रण के द्वारा किसी भी व्यक्ति को समाज के नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ विचारकों ने परिभाषित किया है सामाजिक नियंत्रण को। जैसे हिलर की परिभाषा बहुत छोटी है। हिलर ने कहा है कि सबके हित के लिए कुछ का नियमन ही सामाजिक नियंत्रण है। बहुत ही सारगर्भित परिभाषा है कि सबके हित के लिए, कि जब संपूर्ण समाज के हित की बात को सोचकर कुछ लोगों का नियमन किया जाता है या कुछ लोगों के लिए नियम बनाए जाते हैं। क्योंकि किसी भी समाज में अव्यवस्था बनाना एवं अव्यवस्था बनाए रखना ये कुछ ही लोगों द्वारा किया जाता है। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो कि समाज के नियमों के अनुरूप आचरण करते हैं, परंतु कुछ लोगों का नियमन करना सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। वैसे टालकट पार्सन्स ने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपेक्षित व्यवहार और किए गए व्यवहार के बीच अंतर को कम से कम किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले बात की कि समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहार, जो जिस व्यवहार की समाज व्यक्ति से अपेक्षा करता है उस व्यवहार में और व्यक्ति के द्वारा किए गए व्यवहार में, किए जाने वाले व्यवहार में अंतर को कम से कम किए जाने का कार्य सामाजिक नियंत्रण के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से गिलिन और गिलिन ने कहा है
सामाजिक नियंत्रण सुझाव, अनुनय, प्रतिरोध, उत्पीड़न तथा बल प्रयोग जैसे साधनों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज किसी समूह के व्यवहार को मान्यता प्राप्त प्रतिमानों के अनुरूप बनाता है अथवा जिसके द्वारा समूह सभी सदस्यों को अपने रूप अनुरूप बना लेता है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी तरीके से, किसी भी साधन से व्यक्ति को समाज के अनुरूप कार्य करने के लिए, चाहे वो अनुनय हो, चाहे मतलब कहने का तात्पर्य विनती हो, प्रतिरोध हो, उत्पीड़न हो या बल प्रयोग हो, किसी भी साधनों के द्वारा, किन्हीं भी साधनों के द्वारा समाज द्वारा जब व्यक्ति को इस हेतु बाध्य किया जाता है कि वह समाज के हित में कार्य करे तो वो सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। ऑकबर्न और निमकॉफ ने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण किसी भी समाज द्वारा व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए डाले गए दबाव के प्रतिमान को उस समाज की नियंत्रण व्यवस्था कहा जाता है। अर्थात किसी भी समाज में जो नियम है, जो सामूहिक आदर्श हैं, उनको बनाए रखने के लिए जो व्यक्ति पर दबाव डाला जाता है, विभिन्न साधनों द्वारा व्यक्ति को दबाव में लाकर उससे समाज से हित में कार्य करवाए जाते हैं, वो सामाजिक नियंत्रण की श्रेणी में आता है। अब है सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता एवं महत्व कि समाज में सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों पड़ी या सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है। तो किसी भी समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबसे प्रमुख सामाजिक नियंत्रण कार्य करता है। जैसे लैंडिस ने कहा है कि मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है। कहने का तात्पर्य है कि मानव का नियंत्रण है, इसलिए ही मानव में मानव के गुण पाए जाते हैं। मार्क्स का कहना है कि मानव को अवसर मिलते ही वह नियमों का उल्लंघन तुरंत करता है। अब मार्क्स कहते हैं कि अगर मनुष्य को इसका अवसर मिले कि वह नियमों का उल्लंघन करे तो वो ऐसा तुरंत कर देता है। कहने का तात्पर्य है नियंत्रण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मानव के अनुरूप व्यवहार करे, पशुवत व्यवहार ना करे। चलिए आगे आने वाले बिंदुओं में हम देखेंगे कि सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता और महत्व क्या है। पहला है व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण। अब सबसे पहले तो जो कोई भी बच्चा पैदा होता है या ये कहें कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उस समय उसे किन्हीं भी समाज के नियमों का ज्ञान नहीं होता है। जब प्राणी शास्त्रीय रूप में एक बच्चा होता है तो उसे सामाजिक बनने में अनेक कारकों का योगदान होता है और उन सभी के फलस्वरूप वह समाज के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। तो समाज में अधिकतर व्यक्ति नियंत्रण के शिथिल होते ही मनमानी करने लग जाते हैं। अर्थात जब उन्हें थोड़ी सी ढील दी जाती है या थोड़ा सा उनके अपने समाज द्वारा अपना नियंत्रण कम किया जाता है या नियंत्रण खत्म किया जाता है तो व्यक्ति मनमाना व्यवहार करने लगता है। और पार्सन्स कहते हैं इस बारे में कि व्यक्ति से निश्चित व्यवहारों की अपेक्षा की जाती है, उसका वह तब तक ध्यान रखता है जब तक उस पर दबाव रहता है। कहने का मतलब है पार्सन्स कहते हैं कि व्यक्ति को जब दबाव में रखा जाएगा तभी वह समाज हित में या समाज के जो सामूहिक आदर्श है, सामान्य नियम है, उनके अनुसार कार्य करता है। अगला है सामाजिक सुरक्षा। अब सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य है कि समाज का जो संगठन है उसे बनाए रखने के लिए उसके सदस्यों को भोजन, वस्त्र और आवास संबंधी सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी सामाजिक नियंत्रण आवश्यक होता है। कैसे होता है? क्योंकि समाजीकरण के द्वारा ही व्यक्ति को शारीरिक तथा संपत्ति संबंधी सुरक्षा प्रदान की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों को लूट न ले, इसके लिए अपराधियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। सामाजिक नियंत्रण के इस कार्य को व्यवस्थित और क्रमबद्ध विधि से समाज में संपन्न करता है। अब यदि हम इसे समझें कि सामाजिक सुरक्षा किस प्रकार से सामाजिक नियंत्रण द्वारा प्रदान की जाती है, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। यदि एक परिवार के अंदर मुखिया का ये कर्तव्य निर्धारित किया जाता है, समाज द्वारा उस पर सामाजिक नियंत्रण रखा जाता है कि उसे परिवार के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों की पूर्ति करनी है, या परिवार के द्वारा जब बच्चा जन्म लेता है तो उस पर नियंत्रण रखा जाता है और उसे यह सिखाया जाता है, उसका यह समाजीकरण किया जाता है कि उसे समाज विरोधी कार्य नहीं करना है। अर्थात
किसी भी व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए भी सामाजिक नियंत्रण आवश्यक होता है। अगला है समूह की एकता बनाए रखना। अब किसी भी समूह में एकता तभी बनी रह सकती है जब समाज के बहुसंख्यक लोग एक सामान्य नियमों के अनुसार कार्य करें, या जटिल समाज में जैसे जनसंख्या के बढ़ने से, श्रम के विभाजन से, विशेषीकरण के बढ़ने से सदस्य एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। तो जो समूह के सदस्य हैं वे एक सूत्र में बंधे रहें, इसके लिए आवश्यक है कि सभी सदस्य परस्पर अपने अपने उत्तरदायित्वों का निष्ठा से पालन करें। तो निष्ठा से किसी भी कार्य का संपादन तभी किया जाएगा जब सामाजिक नियंत्रण रखा जाएगा, समाज द्वारा उन पर नियंत्रण रखा जाएगा। अगला है समाज में एकरूपता बनाए रखना। अब समाज में जब बात करते हैं नियंत्रण की तो औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से दोनों ही रूप से नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है। जैसे सामाजिक संगठन के मूल्य, आदर्श, प्रतिमान, रूढ़ियाँ, कार्यप्रणालियाँ, परंपराएं, विश्वास आदि होते हैं और कोई भी संगठन तभी बना रह सकता है जब सब जो उस समाज के सदस्य हैं, संबंधित सदस्य हैं, इसका पालन करें और इन चीज़ों का ध्यान रखें, उनका उल्लंघन नहीं करें। इसलिए सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न साधनों जैसे समाज, परिवार, कानून, सरकार, पुलिस आदि के द्वारा इन्हें ध्यान रखने के लिए दबाव डाला जाता है। जैसे यदि अनौपचारिक रूप से हम बात करें तो परिवार के द्वारा, औपचारिक रूप से हम बात करें तो पुलिस और कानून के द्वारा व्यक्ति पर नियंत्रण रखा जाता है। अगला है सहयोग, कोऑपरेशन। तो व्यक्ति अकेला अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, वह समूह और समाज में रहकर परस्पर एक दूसरे से सहयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। किसी भी मनुष्य को, किसी भी मानव को समाज में रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे पर निर्भर रहना होता है। और यदि हम बात करें वैश्वीकरण की तो संपूर्ण विश्व एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर होता है। तो जो सामान्यतः व्यक्ति है वो सहयोग करना कम कर देता है या बंद कर देता है, तब तक तो वो ठीक से सहयोग करता है जब तक किसी सत्ता या शक्ति का नियंत्रण उस पर होता है। यदि हम बात करें कि परिवार में यदि मुखिया का नियंत्रण या परिवार का नियंत्रण होता है, अनौपचारिक नियंत्रण होता है, तो परिवार के सभी सदस्य जो परिवार के पारिवारिक नियम है, सामाजिक नियम है, सामूहिक आदर्श हैं, परंपराएं हैं, उनके अनुसार कार्य करते हैं और जैसे ही उन पर नियंत्रण समाप्त किया जाता है तो वैसे ही वो अपने कार्य जिस दिशा में कर रहे हैं उससे विपरीत दिशा में करने लगते हैं, अर्थात स्वार्थ पूर्ति के कार्य उनके द्वारा किए जाने लगते हैं। तो आज हम लोगों ने सामाजिक नियंत्रण के बारे में पढ़ा और उसका अर्थ परिभाषा, सामाजिक नियंत्रण क्या है और समाज में सामाजिक नियंत्रण का क्या महत्व है। तो अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को पूरा करेंगे। धन्यवाद।